सबसे पहले आप ये मैसेज देखिए। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल लिखते हैं, आज से शुरू हो रहे चुनाव में एक तरफा जीत के लिए व्लादिमीर पुतिन को बधाई देना चाहूंगा। मिशेल ने ये पोस्ट 15 मार्च 2024 की सुबह लिखी, तंज में। क्यों? क्योंकि 15 मार्च को रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू ही हुई है, जो 17 मार्च तक चलेगी। नतीजा आने में अभी 2 दिन का समय बाकी है। उससे पहले पुतिन की जीत तय मानी जा रही है। पुतिन के खिलाफ 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, मगर वे कठपुतली भर हैं। तो आज हम जानेंगे रूस में चुनाव कैसे होता है, पुतिन की जीत का यूक्रेन की जंग पर क्या असर होगा और इस बार के चुनाव पर दुनिया की नजरें क्यों हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात रूस के चुनाव की। बीते 25 बरसों से रूस की राजनीति में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, व्लादिमीर पुतिन। जेनजी अपनी पैदाइश से अब तक उनका नाम सुनती आ रही है। स्कूल में देशों के हेड ऑफ द स्टेट के नाम को रटवाने से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक रूस की सत्ता में पुतिन का नाम बना हुआ है। प्रधानमंत्री पद हो या राष्ट्रपति, सबकी जिम्मेदारी पुतिन निभा चुके हैं। पर आलोचक कहते हैं 25 सालों में रूस ने इसकी खूब कीमत भी चुकाई है। क्या कीमत चुकाई? विपक्षी नेताओं को जेल भेजना हो या उन्हें मरवाना हो, इलेक्शन में फर्जीवाड़ा करवाना हो या सत्ता में बने रहने के लिए कानून बदलना हो, पुतिन ने इन 25 सालों में सब कुछ कर दिखाया है। कुल जमा बात यह कि पुतिन ने रूस में लोकतंत्र का गला घोंट दिया है, ऐसा क्लेम पश्चिमी देशों का है। यही दावा इस बार के चुनाव से पहले भी हो रहा है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच ये पहला राष्ट्रपति चुनाव है। आगे चलें, उससे पहले कुछ बेसिक्स भी क्लियर कर लेते हैं। रूस क्षेत्रफल की नज़र से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज़मीन एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई है। रूस इतना बड़ा है कि वहाँ 11 टाइम जोन्स हैं। इसकी तटरेखा 3 महासागरों से मिलती है। आबादी के मामले में रूस 9वें नंबर पर है। लगभग 14.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। राजधानी मॉस्को है। नई दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 4300 किलोमीटर है। दूसरे बड़े शहर हैं सेंट पीटर्सबर्ग, वोल्गोग्राद, व्लादिमीर, रोस्तोव ऑन डॉन। अब यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी समझ लेते हैं। रूस का मौजूदा संविधान लागू हुआ था दिसंबर 1993 में। रूस एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद का नाम फेडरल असेंबली। 2 सदन इसमें होते हैं। निचले सदन को स्टेट ड्यूमा कहते हैं, ऊपरी सदन को कहते हैं फेडरेशन काउंसिल। कार्यपालिका की कमान सरकार के पास होती है। मुखिया इसके प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में दमित्री मेदवेदेव रूस के प्रधानमंत्री हैं। रूसी व्यवस्था में वो दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं पुतिन के बाद। राष्ट्रपति की मौत या इस्तीफे या काम करने में अक्षम होने की स्थिति में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की कुर्सी को संभालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र के मुखिया और रूस की सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अहम पदों पर नियुक्ति के लिए उनका समर्थन जरूरी है। राष्ट्रपति चाहे तो संसद द्वारा पारित कानून को सस्पेंड कर सकता है। किसी बिल को नामंजूर करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही रूस में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 3 जरूरी अर्हताएं हैं। नंबर 1, रूस का वो नागरिक हो। नंबर 2, उम्र 35 साल से ऊपर हो। नंबर 3, कम से कम 10 सालों से रूस का स्थायी निवासी हो। और ये राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है? सबसे पहले बारी आती है उम्मीदवार के नॉमिनेशन की। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट ड्यूमा का हिस्सा है तो वो सीधे अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। दूसरा तरीका थोड़ा जटिल है। अगर कोई पार्टी स्टेट ड्यूमा का हिस्सा नहीं है तो उसको अपना उम्मीदवार उतारने के लिए अलग अलग राज्यों के लाखों लोगों का सिग्नेचर जुटाना होता है। चुनाव आयोग आवेदन की जांच करता है। जो सारी योग्यता पूरा कर लेते हैं उनका नाम बैलेट पेपर पर छपता है। राष्ट्रपति का चुनाव पॉपुलर वोट से होता है, यानी जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट डालती है। चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोटों की जरूरत होती है। अगर पहले चरण में किसी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं तब दूसरे चरण की वोटिंग भी कराई जाती है। रूस में वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी नहीं है। मसलन अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है। वहाँ सरकार के कामकाज में विपक्ष का भी रोल होता है। लेकिन रूस में राष्ट्रपति ही सब कुछ हैं। उनका स्थायी दलों पर भी कंट्रोल होता है। पहले रूस में नियम था कि एक व्यक्ति 2 ही कार्यकालों तक राष्ट्रपति रह सकता है। फिर अपने विश्वास पात्र दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया और खुद बन गए प्रधानमंत्री। सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रही। फिर जब उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनना था उन्होंने नियम बदलवा दिए। पुतिन ने देश को अपनी मुट्ठी में बांधने के लिए न्यायपालिका, प्रेस और दूसरी संस्थाओं को क्रमशः कमजोर किया। फिलहाल उन्होंने ये व्यवस्था कर ली है कि 2036 तक वो ही पद पर बने रह सकते हैं। और इस बार का चुनाव खास क्यों बताया जा रहा है?
3 पॉइंट्स में हम इसे आपको समझाते हैं। पहला, यूक्रेन जंग। रूस 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। 2 बरस से ज्यादा इस जंग को हो गए हैं, अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, वो उसको अपने कब्जे में वापस लेना चाहता है। इस चुनाव में रूस दोनेश्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन जैसे इलाकों में भी वोटिंग करवा रहा है। ये यूक्रेन के वो इलाके हैं जिसको रूस ने अपना हिस्सा घोषित कर दिया है। दूसरी बड़ी वजह है अलेक्सी नवलनी की मौत। रूस में पुतिन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाने वाले नेता अलेक्सी नवलनी की 16 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में मौत हो गई थी। वो जेल से लगातार पुतिन के खिलाफ बयान दे रहे थे। नवलनी को 2021 में 19 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसका पश्चिम देशों ने विरोध किया था। जानकार कहते हैं अगर वो जीवित होते तो पुतिन को उनसे कड़ी टक्कर मिलती। तीसरी वजह है पुतिन की शिनाख्त। जानकार कहते हैं यूक्रेन जंग का मकसद वहां की सरकार गिराना था। जंग का तीसरा साल शुरू हो गया है, पुतिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। ऐसे में चुनाव जीतकर पुतिन दुनिया को बताना चाहेंगे कि जंग के बाद भी जनता उनको समर्थन दे रही है। कौन कौन चुनाव लड़ रहा है इस बार? पुतिन के अलावा 3 और उम्मीदवार हैं। पहले हैं कम्युनिस्ट पार्टी के निकोलाई खारितोनोव। वो 1993 से ड्यूमा के सदस्य हैं। 2004 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस चुनाव में उनको करीब 13% वोट्स मिले थे। उनके इलेक्शन एजेंडे में पेंशन की उम्र कम करना, पेंशन का भुगतान बढ़ाने और बड़े परिवारों का साथ देना शामिल है। दूसरे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लियोनिद सलातास्की। एलडीपीआर एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी है। लियोनिद रूस में बदनाम है, कई घोटालों में इनका नाम सामने आ चुका है। 2014 में क्रीमिया के कब्जे के समर्थन के लिए पश्चिमी देशों ने उन पर प्रतिबंध भी लगाया था। तीसरे हैं न्यू पीपल पार्टी के व्लादिस्लाव दावानकोव। ये यूक्रेन जंग के खिलाफ हैं, रूस के बड़े उद्योगपति हैं। और पुतिन का चुनाव जीतना तय क्यों माना जा रहा है? पहली वजह इसकी ये है कि पुतिन के खिलाफ खड़े तीनों प्रतिद्वंदी उन्हें कड़ी टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के खारितोनोव पहले भी पुतिन से हार चुके हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीआर के लियोनिद पुतिन के करीबी हैं। न्यू पीपल पार्टी के दावानकोव को नाम मात्र का उम्मीदवार माना जा रहा है। इसके अलावा पुतिन ने साल 2021 में ऐसा कानून बनाया था जिसके तहत वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने संविधान में बदलाव किया था। जानकार कहते हैं रूस में फिलहाल उनके कद का कोई व्यक्ति नहीं है। सभी सरकारी संस्थाएं उनकी मुट्ठी में हैं, इसलिए उनका चुनाव जीतना तय है। पश्चिमी देशों का इस पर क्या रिएक्शन आया है? पहले रूस ने अमेरिका पर उसके चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। अमेरिका ने इन आरोपों को झूठा बताया, कहा हमने रूस के चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना करेंगे। यूक्रेन ने कहा कि रूस में हो रहे चुनाव का लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन राइट्स को चुनाव में शामिल नहीं किया गया। ODIHR यूरोप का एक संगठन है जो सुनिश्चित करता है सभी देशों में फेयर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। साल 1993 के रूसी चुनाव में इस संगठन को बुलाया गया था। यह था पश्चिमी देशों और संगठनों का रिएक्शन। अब ब्रीफ में पुतिन की कहानी भी आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर 1952 में पुतिन का जन्म हुआ। माँ फैक्ट्री में काम करती थी, पिता नेवी में नौसेना में सिपाही थे। पुतिन के दादा लेनिन और स्टालिन के पर्सनल कुक थे। पुतिन ने स्कूल में लेनिन को खूब पढ़ा। स्कूल में ही जर्मन और अंग्रेजी भाषाएं सीखी। कट टू साल 1975, पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी KGB ज्वाइन किया। पूर्वी जर्मनी में वो तैनात रहे। साल 2000 में पुतिन ने राष्ट्रपति पद संभाला। 2008 में पुतिन ने नई ट्रिक आजमाई। अलगाववादियों पर कार्रवाई के नाम पर जॉर्जिया पर हमला कर दिया और उसके इलाके कब्जा लिए। 2014 में पुतिन ने यूक्रेन से क्रीमिया को हथिया लिया। अगले साल दुनिया की राय की परवाह किए बिना सीरिया में बशर अल असद के पक्ष में फौज रवाना की। उन्हीं की बदौलत असद बच पाए। इसी तरह पुतिन की एक छवि गढ़ी गई सुपरमैन की। 2002 में जब रूस ने यूक्रेन पर सीधा आक्रमण किया, पुतिन ने देश को अपनी मुट्ठी में बांधने के लिए न्यायपालिका, प्रेस और दूसरी संस्थाओं को क्रमशः कमजोर कर दिया। फिलहाल उन्होंने यह व्यवस्था कर ली है कि 2036 तक वो पद पर बने रह सकते हैं। पुतिन की कहानी के बाद अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने रूस के चुनाव के बारे में विस्तार से जानने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और रूसी मामलों के विद्वान डॉक्टर अमिताभ सिंह से बात की। उनसे पूछा, पिछले 25 वर्षों से रूस की सत्ता पर पुतिन का एकाधिकार रहा है, कुर्सी पर उन्होंने पकड़ कैसे बनाई? 90 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस एक नया राज्य बना, उस समय के अगर घटनाओं को देखें तो उस समय बिल्कुल एक तरह से केओस था। खाने पीने तक की समस्या थी। एक ब्रेड के लोग खरीदने के लिए लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे अमूमन लगाते थे। तो उस स्कैरसिटी के दौर में जब येल्त्सिन वहां के राष्ट्रपति बने तो एक तरह से एकाधिकारवाद हो गया।
एकाधिकारवाद टेक्निकली वो डेमोक्रेटिक लीडर थे, बहुत पॉपुलर थे, बहुत करिश्मेटिक थे, लेकिन उन वहाँ की जो शैली है, अगर आप देखें शासन पद्धति जो रही है, 500 साल से एकाधिकारवाद रहा है, निरंकुश शासक रहे हैं, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी थी, ये नहीं, और ये हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह एकाधिकारवादी थे, लेकिन उस एकाधिकारवाद में एक डेमोक्रेसी भी थी। मैं हमेशा कहता हूँ ये डेमोक्रेटिक सऊदी अरेबिया है रूस। और उस हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने अपना सक्सेसर चुना पुतिन को। और पुतिन के सक्सेसर चुने जाने का कारण सबसे बड़ा ये भी था कि पुतिन एक कम्युनिस्ट व्यवस्था से भी आते थे, केजीबी के एक एक नुमाइंदे रहे थे, सीनियर नुमाइंदे रहे थे। जर्मनी में उनकी काफी दिनों तक पोस्टिंग थी, वो सारी चीजों को समझते थे। और जिस तरह का व्यक्तित्व थे येल्त्सिन, उन्होंने जिसको भी चुना और वो चाहा, उन्होंने उसको राष्ट्रपति बना दिया। कंटेक्स्ट यही है कि वो एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो उनका उत्तराधिकारी उनके जीवन काल में ही हो जाए, और ऐसा ही येल्त्सिन ने किया। लेकिन जब येल्त्सिन 2000 ईस्वी में बन गए राष्ट्रपति, तो येल्त्सिन ने दो तीन बहुत अच्छे कदम लिए रूस के लिए। पहला था, उसने उन्होंने सेकंड चेचनियन वॉर जो है, जो दूसरी चेचनिया की लड़ाई थी, उसमें उन्होंने पूरी तरह को चेचनिया को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि उसमें पूरा शहर, ग्रोजनी शहर, अगर पुराने वीडियोस देखें तो उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, और एक तरह से वहां अ, एकाधिकारवाद शुरू किया रमजान कादिरोव का या उनके फैमिली का, जो आज तक चला आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। दूसरा, जो 9/11 की घटना हुई थी, उससे उसके सपोर्ट में पूरी दुनिया आ गई थी। जिस तरह से इस्लामिस्ट वायलेंस दिखा था 9/11 में, और जिस तरह से उसका प्रतिकार किया था अमेरिका ने, तो उसके खिलाफ उनको दुनिया का भी सपोर्ट मिला चेचनिया में, तो वो वेस्ट के भी डार्लिंग बन गए। उसके बाद उनकी जो इकोनॉमी है वो सुधरने लगी, और उसका सुधरने का सबसे बड़ा कारण ये था कि तेल के मूल्य बढ़ने लगे, गैस के मूल्य बढ़ने लगे। और उसके उसके पीछे जितने भी उनके नेशनल डेट थे, जितने कर्ज थे, उन्होंने जितने संगठनों से या राज्यों से लिए थे, उनको उन्होंने चुकता किया, नहीं चुकता किया, बल्कि लगभग 400 बिलियन डॉलर की उन्होंने रिजर्व भी बनाया। वहाँ की माली हालत सुधरने लगी, और जब माली हालत सुधरने लगती है तो लोगों का विश्वास उस नेता पे बढ़ जाता है, भले ही वो उसका कारण नहीं रहा हो, लेकिन एक कारण बन गया उनके कंसोलिडेशन का, पावर में। 2008 में जॉर्जिया वॉर हुआ, और वो 5 दिन में वो जीत गए। उसके बाद से वेस्ट भी थोड़ा सा शंकित हुआ, ये भी ज्यादा कॉन्फिडेंट। तो ये एक पैटर्न है जिसमें येल्त्सिन वहां पॉपुलर बने। और हमेशा ना हमेशा अगर आप देखें, रूसी जनता ये एक बहुत स्ट्रांग लीडर चाहती है, और पुतिन वैसे स्ट्रांग लीडर के तौर पे उभरे हैं पूरे रूस में। इस बार के चुनाव में पुतिन की जीत तय है, इसका यूक्रेन की जंग पर क्या असर होगा? देखिए, ये जंग जो चल रही है उसका बहुत बड़ा फायदा पुतिन को मिला है। एक तरह से नेशनल कंसोलिडेशन हो गया, लोग इनके पीछे, इनके सपोर्ट में आ गए। और जंग में हर जगह लगभग ऐसा ही होता है, क्योंकि जंग के बीच कोई नहीं चाहता है कि राजनीतिक अस्थिरता बने, और पुतिन उसका फायदा उठा रहे हैं। और पुतिन ने को मीडिया ने, वहाँ के जो एलिट्स हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि यही वो व्यक्ति है जो फासीवाद जो कहते हैं यूक्रेन में चल रहा है पुतिन, और जो पश्चिम राज्यों का उनके तरफ रुख है, उसको वो चैलेंज कर सकते हैं, उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। और पुतिन ये प्रोजेक्ट करने में बहुत सक्षम रहे हैं। तो उस लिहाज से भी पुतिन का सपोर्ट बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उनका कोई ऑपोजिशन नहीं है। धीरे धीरे जितने भी ऑपोजिशन थे उनको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया है। जैसे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो फार राइट की एक पार्टी है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम से स्पष्ट है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भी पुतिन के साथ ही खड़े दिखते हैं कई मसलों पर, जैसे यूक्रेन है। तो एक तरह से और लेवाडा सेंटर ने जनवरी में इस साल एक पोल किया था, जिसमें ये बताया, जिसका ओपिनियन पोल का रिजल्ट ये आया था कि करीब 80% जनता जो है वो पुतिन का समर्थन करती है, और 77% जनता जो है वहां युद्ध का
सपोर्ट करती है। तो इससे यथास्थिति में यूक्रेन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि पुतिन और सक्षम दिखेंगे इस युद्ध को एक कंक्लूसिव फेज में ले जाने के। ये पुतिन का राष्ट्रपति के तौर पर 5वां कार्यकाल होगा। निरंकुश पुतिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए कैसे साबित होंगे? देखिए, निरंकुश शब्द थोड़ा-सा भ्रामक है, क्योंकि वो निरंकुश नहीं है पूरी तरह से। डेमोक्रेसी के थ्रू आते हैं, पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जितनी पॉपुलैरिटी है उससे हमें और पूरी दुनिया को लगता है ये निरंकुश है, उनका कोई ऑपोज़िशन नहीं है। लेकिन दुनिया के लिए वो खतरा हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस स्थिति में रूस अभी है, उस स्थिति में उनका उनका ये मानना है, रूसियों का खासकर, कि जो पूर्व सोवियत संघ का पार्ट है, उसको इनको अपने स्फीयर से बाहर नहीं होने देना है। और वो एक तरह का मोनरो का सिद्धांत बनाना चाहते हैं कि ना हम बाहर हस्तक्षेप करेंगे, ना कोई बाहर का व्यक्ति या राज्य इन 15 राज्यों में, या अगर बाल्टिक्स को हटा दें तो 12 राज्यों में रूस को मिला के हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये उनका एक स्टेटेड पॉलिसी है। उसको कहते हैं नियर पॉलिसी ऑफ नियर अब्रॉड, या रूसी में उसको ब्लिजनी ज़ारुबेज़े कहते हैं। तो उसके तहत ये कहते हैं कि जो पुराना सोवियत संघ था या जो ज़ारिस्ट एम्पायर का पार्ट था, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए दुनिया के किसी भी राज्य द्वारा, और वो उसी का निर्माण करते हैं। और उनका मानना ये भी है कि इस पूरे पूर्व सोवियत संघ में रूसी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो और उनकी उनकी प्रोटेक्शन का सारा दारोमदार रूस पर ही है, पुतिन पर ही है। तो वो अपनी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, यूक्रेन में भी वही दिखा रहे हैं, अन्य राज्यों में भी जो रूसियों पर अगर रूस वीक होता है, तो रूसियों पर अत्याचार बढ़ेंगे या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होगा, तो वो नहीं देना चाहते हैं, और इसके चलते रूसी जनता उनके साथ हो जाती है या अभी है। पुतिन के कार्यकाल में भारत रूस संबंधों की दशा और दिशा कैसी रही है? भारत को इस चुनाव को कैसे देखना चाहिए? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि रूस सोवियत संघ के विघटन के बाद भी एक बहुत दमदार दोस्त रहा है भारत। जितनी भी भारत की क्वेश्चंस थे, या जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो या ऐसे, इसमें हम रूस, या ये कह लें रूस भारत के साथ खड़ा दिखता है। सिक्योरिटी काउंसिल का रेज़ोल्यूशंस हो, चाहे सबसे बड़ा जो हमारा आधार है वो है जितने भी हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स होते हैं हार्डवेयर, वो हम रूस से ही ज़्यादातर खरीदते हैं। हालाँकि वो धीरे-धीरे कमता जा रहा है, अब करीब 50 से 55% मिलिट्री हार्डवेयर उनसे हम खरीद रहे हैं, हम डाइवर्सिफ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन उन हमारा डिपेंडेंस उन पर कम नहीं हुआ है। तो 2 पहलू अगर देख लें, डिफेंस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारा समर्थन, ये रूस पुरजोर रूप से कोशिश कर रहा है, और भारत के प्रति भी रूसियों का एक बड़ा स्नेह भाव है। और तीसरा जो कंटेम्परेरी इवेंट को अगर समसामयिक चर्चा में अगर देखें, तो भारत चीन के बाद रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला राज्य बना है। तो उनकी इकोनॉमी को, उनके ट्रेजरी को हमने प्रॉप अप किया है, एक तरह से मजबूती दी है। हालाँकि उसमें भी कई समस्याएँ हैं, अभी भी हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो डॉलर्स नहीं है, बैंकिंग सिस्टम में डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वेस्ट ने उनको सैंक्शन किया हुआ है। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत और चीन और इंडोनेशिया और टर्की जैसे राज्यों ने ही उनको अब तक एक तरह से कहिए कंगाली के कगार पर जो खड़े होते, अगर इस युद्ध 2 साल का युद्ध चल रहा है, उससे बचाया है। और रूसी लीडरशिप और वहाँ के जो अभिजात वर्ग है, एलीट है, वो ये जानते हैं। रूस के चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।